ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हम कभी भी साहसी और सहनशील होना नहीं सीख सकते अगर जीवन में सिर्फ खुशियां ही हो। ये किसने कहा है? हेलेन केलर ने कहा है। वेनेजुएला में भूकंप का सबक। अभी जो वेनेजुएला में भूकंप आया हुआ है ना, उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। वेनेजुएला में हाल ही में आए भूकंप के 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो झटकों से वहां बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग अब भी लापता हैं। भूकंप के बाद वहां शुरुआती माहौल घबराहट और दुख का था, लेकिन अब सरकार की ओर से त्वरित मदद को लेकर लोगों में निराशा और गुस्सा बढ़ रहा है। मौजूदा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह आपदा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है और जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोगों में डर और सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। भूकंप के कुछ घंटों बाद सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा की और हालात से निपटने के लिए दुनिया भर से मदद की अपील की। भारत ने भी तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाया और विशेष अभियान की घोषणा की, और जिसके तहत राहत कार्यों में सहयोग के लिए जरूरी मानवीय मदद लेकर वायुसेना के 217 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। यात्रार्थी भारत समेत उन तमाम देशों के लिए एक सबक है जो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वेनेजुएला में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए शुरू किए गए अभियान में भारतीय सेना की एक सचल अस्पताल इकाई, 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री और जिनमें दवाइयां और चिकित्सा उपकरण भी शामिल हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला में आए भूकंप के दो झटकों से राजधानी काराकस में कई इमारतें गिर गईं और लोगों के बीच हाहाकार मच गया। भूकंप का प्रभाव कई क्षेत्रों में महसूस किया गया और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ। वहां की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है कि बचाव अभियान अभी जारी है और मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहां भूकंप प्रभावित इलाकों में व्यवस्था को संभालने के लिए सेना को तैनात किया गया। जो लोग भी इन इलाकों में जाना चाहते हैं उन्हें काराकास में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है और मीडिया कर्मियों को भी इलाके में तभी जाने दिया जाता है जब उन्हें सरकारी बसों में ले जाया जाए। और आप देखते हैं कि गौरतलब है कि वेनेजुएला में मदुरो को हटाने के बाद रोड्रिग्स को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहमति से वेनेजुएला की कमान सौंपी गई थी। और आपने देखा होगा कि वेनेजुएला से यहाँ के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को डोनाल्ड ट्रंप ने उठवा लिया था ना एक तरह से, और फिर ये राष्ट्रपति हैं। बीच में आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना दिया था, घोषित कर दिया था। एमहर्स्ट कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान खावियर कोरालेस के मुताबिक वेनेजुएला में इस प्राकृतिक आपदा का ज्यादा असर सिर्फ भूकंप की तीव्रता की वजह से ही नहीं बल्कि जमीन पर खराब हालात की वजह से भी पड़ा है। पिछले 25 वर्षों से वेनेजुएला पर सोशलिस्ट राष्ट्रपति का शासन रहा है, चाहे वह रोड्रिग्स हो, मदुरो हो या सावेज। मगर भूकंप के बाद विपक्ष के नेता मारिया कोरेना मचाडो वेनेजुएला लौटने की कोशिश कर रही हैं, जिन्हें दिसंबर में नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए विदेश ले जाया गया था। मचाडो को भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में एक प्रमुख चेहरा माना जाता है। वेनेजुएला में भाई भतीजावाद और उपभोक्तावाद की समस्या भारत की तरह है और यह तरीका रोड्रिग्स की चुनावी मुकाबले की ताकत बढ़ा सकता है। वेनेजुएला के विपक्ष की तरफ से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बढ़ती मांगों के बावजूद रोड्रिग्स ने अब तक इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई कि चुनाव कब होंगे और या फिर उन्हें कैसे आयोजित किया जाएगा। मगर कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि रोड्रिग्स भूकंप की त्रासदी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कर सकती हैं। वेनेजुएला को दुनिया भर से भूकंप राहत के तौर पर बड़ी रकम मिल सकती है और रोड्रिग्स इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी कुशलता के तौर पर प्रस्तुत कर सकती हैं। वेनेजुएला की जो मौजूदा सरकार है, सरकार वही कर सकती है जो वह करती आई है। अंतर्राष्ट्रीय मदद के जरिए
मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा भूकंप पीड़ितों के बजाय अमीरों और जनता के एक खास वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए खर्च कर दिया जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। पिछले दिनों वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स भारत के दौरे पर आई थी। इस दौरान भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संकल्प किए गए थे। अब वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया, मगर सवाल है कि क्या भारत इस प्राकृतिक आपदा में बड़े पैमाने पर हुए नुकसान से कोई सबक लेगा। इसमें दोहराय नहीं कि भारत को अपने भूकंप रोधी निर्माण क्षमता को सुधारने, कमजोर इमारतों की पहचान करने और आपदा राहत के लिए स्वदेशी सचल अस्पताल प्रणाली को हर समय तैयार रखने की जरूरत है। देश का लगभग 59% भूभाग भूकंप की लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। दिल्ली एनसीआर जैसे घने और अधिक आबादी वाले शहरों में बहुत सारी इमारतें तीव्र भूकंप झेलने में सक्षम नहीं है। देश में कमजोर इमारतों की तुरंत पहचान कर उन्हें मजबूत करना होगा और नए निर्माणों में भूकंप रोधी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। हम लोग भी सीख ले सकते हैं। देश में भले ही सरकारी कागजों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक के महत्व को रेखांकित किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में कोई गंभीरता नजर नहीं आती है। देश भर में बहुत कम निर्माण ऐसे होंगे जिनमें भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो और यहां तक कि सरकारी निर्माण कार्यों में भी इस तकनीक के इस्तेमाल की निगरानी का अभाव साफ नजर आता है। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले में हर स्तर पर जिम्मेदारी और गंभीरता दिखाई जाए। यही नहीं, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के बाद के हालात से निपटने के लिए भी माकूल तैयारी करनी होगी। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य और पुनर्वास कार्यक्रमों का एक व्यापक ढांचा विकसित करना होगा ताकि प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सके। क्या किया जा सके? लाया जा सके। और हाल के दिनों में भारत के लिए वेनेजुएला कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया था। क्या बन गया था? आपूर्तिकर्ता बन गया था। मगर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण बंदरगाहों के बाधित होने और जहाजों की आवाजाही में देरी से भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़ सकता है। ऐसे में भविष्य में संभावित आपदाओं को ध्यान में रखकर भारत को अपने कच्चे तेल के स्रोतों में और अधिक विविधता लाने की आवश्यकता है। वेनेजुएला में भूकंप की कम गहराई और कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली न होने की वजह से भी जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इसलिए भारत को उन्नत अर्ली वार्निंग सेंसर नेटवर्क, शीघ्र चेतावनी तंत्र और एनडीआरएफ की त्वरित तैनाती की क्षमता को और मजबूत करना होगा। देश में ऐसे संकटों से निपटने के लिए चिकित्सा और आपदा प्रबंधन क्षमता को भी बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए बनने वाले घर, स्कूल, अस्पतालों और सरकारी इमारतों में अनिवार्य रूप से भूकंप रोधी हों। बड़े शहरों और कस्बों में असुरक्षित एवं अनियोजित निर्माण पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित स्थानों पर भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी राहत सामग्री का पर्याप्त भंडार बनाए रखना भी बेहद आवश्यक है। अब भूकंप क्या होता है ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कांपने की घटना को कहते हैं। यह पृथ्वी के अंदर चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण अचानक टूट जाने, ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होता है, जो भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों ओर फैलने में कंपन पैदा करता है। एक तरह से तो उसी की बात हो रही है, जरूर याद रखिएगा। वेनेजुएला में वैसे भी आप देख रहे हैं कि यहां राजनीतिक संकट भी देखने को मिल रहा है आपको। ये आहे की दीवारें। आज का समय तकनीक, सुविधा और तीव्र गति का समय है। मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उतना ही अकेला भी होता जा रहा है। मोबाइल की स्क्रीन पर हजारों संपर्क हैं, लेकिन दिलों की बीच संवाद का पुल कमजोर पड़ता जा रहा है। रिश्ते बन तो जल्दी जाते हैं पर टिक नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर बढ़ता हुआ सिर्फ मैं का भाव है। और यही मैं आज रिश्तों की जड़ों को भीतर खोखला कर रहा है। जहां प्रेम में साझेदारी के सरोकार के भाव वाले हम का विस्तार होना चाहिए था, वह अहंकार ने सिर्फ मैं ही ऊंची दीवारें
खड़ी कर दी हैं। नतीजतन रिश्ते अब संवेदनशील के क्या अब संवेदनाओं के नहीं बल्कि अपेक्षाओं और स्वार्थों के केंद्र बनते जा रहे हैं। रिश्तों का आधार हमेशा से विश्वास, त्याग, धैर्य और संवाद रहा है। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तब वे भावनाओं से भी जुड़ते हैं, मगर आज लोग अपनी इच्छाओं, अपने विचारों और अपनी सुविधाओं को इतना अधिक महत्व देने लगे कि उनके पास दूसरों की भावनाओं को समझने का समय ही नहीं बचा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, भावनाओं को समझा जाए, उसके अनुसार व्यवहार किया जाए, लेकिन वह व्यक्ति दूसरों को सुनने और समझने की जिम्मेदारी से बचता दिखता है और यह असंतुलन रिश्तों में दरार पैदा करता है। दरअसल प्रतिस्पर्धा और सफलता की अंधी दौड़ ने मनुष्य को अत्यधिक आत्मकेंद्रित बना दिया। वह हर संबंध को लाभ और हानि की दृष्टि से देखने लगा। रिश्ते अब भावनात्मक सहारे की जगह सामाजिक प्रदर्शन का माध्यम बनने लगे। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया। एक आभासी चमक ने मनुष्य के भीतर तुलना और अहंकार को जन्म दिया, जबकि अहंकार किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह मनुष्य को झुकने नहीं देता, माफी नहीं मांगने देता और अपनी गलती स्वीकार करने का साहस भी नहीं देता। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहला कदम पीछे नहीं लेना चाहता है। पति पत्नी, माता पिता और संतान, मित्र या भाई बहन, हर संबंध में यह समस्या दिखाई देती है। संवाद की जगह विवाद ने ले ली। लोग सुनते कम है और अपनी बात मनवाने का प्रयास अधिक करते हैं, जबकि हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग होता है। अगर हम केवल अपनी दृष्टि को ही अंतिम सत्य मान लेंगे तो रिश्तों में सामंजस्य कभी संभव नहीं हो सकेगा। भारतीय दर्शन में अनेकांतवाद की अवधारणा सिखाती है कि सत्य केवल एक पक्ष में सीमित नहीं होता, बल्कि उसके अनेक आयाम हो सकते हैं। अगर अगर हम ये स्वीकार कर लें कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी जगह सही हो सकता है, तो अधिकांश मतभेद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यह समझ आवश्यक है कि हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं होता है। जो व्यक्ति झुकना जानता है वह वास्तव में संबंधों को सहेज सकता है। संयुक्त परिवारों में कभी सहनशीलता, सामूहिकता और त्याग की भावना अधिक होती थी। लोग एक दूसरे की कमियों को स्वीकार कर लेते थे। अब छोटी छोटी असहमतियों भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। जहां केवल अधिकारों की मांग होती है और कर्तव्यों की उपेक्षा, वहां संबंध अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य अब भावनाओं को समझने के बजाय तर्कों में उलझ गया। वह हर बात का उत्तर चाहता है, हर व्यवहार का हिसाब चाहता है, और जबकि प्रेम और अपनापन गणित के नियमों से नहीं चलते। रिश्तों में कभी कभी मौन भी संवाद होता है और त्याग भी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, मगर आज व्यक्ति की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह तुरंत दूरी बना लेता है। वास्तव में झुकना हर बार कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। जो वृक्ष फल से लदे होते हैं वे झुक जाते हैं, और उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से मजबूत और संवेदनशील होता है वही रिश्तों के लिए अपने अहं को त्याग सकता है। जीवन में हर जगह स्वयं को साबित करना आवश्यक नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां जीतने से अधिक महत्वपूर्ण उन्हें बचाए रखना होता है। अगर हर व्यक्ति केवल अपनी जीत चाहता रहेगा तो आखिर हार रिश्तों की ही होगी। जब लोग खुलकर अपनी भावनाएं साझा करते हैं तब गलतफहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है। मगर संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है, सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज अधिकांश लोग सुनते नहीं है, केवल उत्तर देने की प्रतीक्षा करते हैं। यही कारण है कि लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। अगर हम धैर्य पूर्वक सामने वाले की बात सुने और आप देखते हैं उसकी परिस्थितियों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें तो अनेक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और दरअसल अत्यधिक अपेक्षाएं संबंधों को बोझ बना देती हैं। प्रेम तब सुंदर होता है जब उसमें स्वतंत्रता और विश्वास हो। अगर हर समय सामने वाले से पूर्णता की आशा की जाए तो निराशा ही हाथ लगे। मनुष्य अपूर्ण है और यही अपूर्णता उसे मानवीय बनाती है। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम एक दूसरे की कमियों के साथ भी एक दूसरे को स्वीकार करें। रिश्तों में सिर्फ मैं का अत्यधिक विस्तार मनुष्य को भीतर से अकेला बना रहा है। अगर हमें अपने संबंधों को बचाना है तो मैं से हम की यात्रा करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते तर्क से नहीं संवेदना से चलते हैं। वहां अहंकार नहीं अपनापन काम आता है। संसार में सबसे सुंदर अनुभव किसी पर अधिकार जमाने में नहीं
बल्कि आप देखते हैं कि किसी के साथ आत्मीयता से जुड़ने में है। बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप लोग रिश्तों के बारे में। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये भ्रष्टाचार का रोग आमतौर पर सभी सरकारें जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने का भरोसा देती हैं, लेकिन इस महकमे में पसरी अव्यवस्था और लोगों को होने वाली असुविधाओं के वास्तविक कारणों को दूर करने को लेकर शायद ही कभी संजीदा होती हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों में जिस तरह के घोटाले का खुलासा हुआ, उससे एक बार फिर यही पता चलता है कि सरकारों के लिए आम नागरिकों को एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्वास्थ्य तंत्र मुहैया कराने का मुद्दा किस हद तक उपेक्षित है। गौरतलब है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवाओं, शल्य चिकित्सा संबंधी सामग्री सहित अन्य उपकरणों की खरीद में कुछ समय पहले करीब 650 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। अब इसी मामले की छानबीन के क्रम में भ्रष्टाचार के निरोधक ब्यूरो ने रविवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 2 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक के अधीन संचालित केंद्रीय खरीद एजेंसी के जरिए शल्य चिकित्सा से जुड़े उपकरणों, अन्य चिकित्सा सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई। और इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन अस्पतालों पर एक बड़ी आबादी अपनी बीमारियों के इलाज से लेकर आपात स्थिति में जान बचाने तक के लिए निर्वहद होती है, उसी संचालित करने वाले अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। यह अच्छी बात तक नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आमतौर पर समाज का वही तबका जाता है जो निजी अस्पतालों में महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के क्रम में अक्सर मरीजों को चिकित्सा सामग्री की कमी का सामना करना पड़ता है। उनके परिजनों को अपने पैसे से दवा या अन्य चिकित्सा उपकरण बाहर से खरीदने पड़ते हैं, जबकि सामान्य स्थितियों में अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए दवाओं से लेकर अन्य चिकित्सा सामग्री सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। मगर जब संसाधनों की खरीद से जुड़े अधिकारी ही दवा और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद को निजी कमाई और भ्रष्टाचार का जरिया बना लें, तो मरीजों के प्रति उसकी संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि इस स्तर का भ्रष्टाचार लंबे समय तक कैसे जारी रह पाता है और सरकार के तहत काम करने वाली भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा अन्य निगरानी तंत्र क्या कर रहे होते हैं। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में शासन तंत्र अपेक्षा बेहतर तरीके से काम करता होगा और किसी भी महकमे में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर ज्यादा चौकस होगा। मगर अलग अलग विभागों में अक्सर जिस तरह की अनियमितताएं सामने आती रही हैं, उससे साफ है कि यहां भी अन्य जगहों की तरह ही भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को समय पर रोक पाना एक मुश्किल काम है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि स्वास्थ्य महकमे में होने वाला घोटाला सीधे सीधे आम जनता की सेहत और जीवन से जुड़ा मसला है। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बड़े अस्पतालों तक में चिकित्सा संसाधनों के अभाव के मामले जग जाहिर रहे हैं। साधारण और गरीब तबकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के वजह अस्पतालों में जारी भ्रष्टाचार पर अगर रोक नहीं लग पा रही है, तो सरकार के जनहित में व्यापक कल्याण कार्यक्रम संचालित करने के दावों को कैसे देखा जाएगा। और हमारे देश में तो आप देखिए भ्रष्टाचार को जन्म सिद्ध अधिकार समझा जाने लगा है। हर जगह भ्रष्टाचार देखने को मिल जाता है। बताइए, भगवान राम को ही लूट लिया, वहां भी आपने देखा है कि अनियमितताएं देखने को मिली। समझौते पर संकट। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने को लेकर हुए प्रारंभिक समझौते से यह माना जा रहा था कि क्षेत्र में शांति कायम करने का स्थायी हल निकाल लिया जाएगा और वैश्विक स्तर पर पैदा हुए ऊर्जा संकट से भी राहत मिलेगी। मगर अमेरिका ईरान के फिर तल्ख होते तेवर से अब इस समझौते पर ही संकट के बादल मंडराने लगे। और एक और बात याद रखिएगा, दोनों में एक तो भरोसे की बड़ी कमी है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि समझौता हो भी जाता है तो क्या हमेशा टिकेगा, स्थायी रहेगा। अब अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने बीते रविवार को बहरीन और कुवैत में कई स्थानों को ड्रोन मिसाइलों से निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ताजा घटनाक्रम का द्विपक्षीय बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उसके क्षेत्र में हमले जारी रहे तो युद्ध खत्म करने के लिए जारी वार्ता पूरी तरह रोकी जा सकती है। यह विचित्र है कि एक तरफ दोनों देशों ने समझौते को स्थायी रूप से लागू करने के लिए शांति वार्ता को लेकर
प्रतिबद्धता जताई और इस बीच बार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। और आप देखते हैं मौजूदा हालात में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अमेरिका और ईरान इस समझौते को लेकर वास्तव में गंभीर है भी या नहीं। यह आशंका इसलिए गहरा रही है क्योंकि दोनों देशों की ओर से समझौते के नियमों का पालन करने को लेकर कोई संजीदगी नजर नहीं आती। हमले और वादा दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? अगर ऐसा होता भी है तो जाहिर है कि कोई सकारात्मक परिणाम सामने आने की गुंजाइश बेहद कम होगी। अमेरिका के रुख के बाद ईरान की ओर से बहरीन कुवैत पर ये हमले ऐसे समय हुए जब अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था ने बीते शनिवार को कहा कि हॉर्मुज जलमार्ग में ओमान के पास स्थित एक मार्ग का विस्तार किया जाएगा ताकि उससे खाड़ी में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले पोतों की आवाजाही आसान हो सके। इस कदम से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का एक नया मोर्चा खुल सकता है क्योंकि ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।